देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा है एक देश एक चुनाव। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है। इसमें सबसे चर्चित एक विधेयक रहा है जो सरकार ने पेश किया, वह है एक देश एक चुनाव, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। सरकार को पता है कि उसके पास इतने आंकड़े नहीं हैं कि वो इसको आसानी से पास करा पाए। इसके बावजूद उसने इसको लोकसभा में पेश किया। उसके बाद संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेज दिया गया। इसको लेके लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि उन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में दें। सबसे पहला सवाल कि एक देश एक चुनाव की जरूरत क्यों है, और अचानक से ये 2024 में आके मोदी सरकार को क्या हो गया कि ये विधेयक एकदम से ला दिया है। असल में मोदी सरकार 2014 से इस पे काम कर रही है। 2014 के आप मोदी की भाषण देखेंगे, प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अलग अलग चुनाव के कारण देश पे बहुत तरह का बोझ पड़ता है। पहला कि हर राज्य में चुनाव के दौरान वहां पे काम रुक जाता है, तमाम तरह की परियोजनाएं रुक जाती हैं, सारा अमला चुनाव में जुट जाता है, इसलिए जनता के काम रुक जाते हैं। दूसरा कि बार बार चुनाव करवाने के कारण आर्थिक बोझ बहुत आता है। चुनाव आयोग को तमाम तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, इसके कारण देश पे आर्थिक बोझ आता है। इन कारणों से वो शुरू से ही वकालत करते रहे हैं कि एक चुनाव पूरे देश में एक साथ होने चाहिए, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यों की विधानसभाओं के हों। उन्होंने जब 2014 में ये कहना शुरू किया तो 2015 में विधि आयोग ने भी इसकी सिफारिश की कि पूरे देश में चुनाव एक साथ होने चाहिए। धीरे धीरे सरकार उस पर काम करती रही, उसका माहौल बनाती रही, लेकिन 2023 में आके मोदी सरकार ने कदम उठाया कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई कि वो समिति बताएगी कि देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। समिति ने 191 दिन काम किया, 18,626 पेजों की एक रिपोर्ट बनाई और वो राष्ट्रपति को सौंप दी। उसमें कहा गया कि वास्तव में पूरे देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। यह तो था इसके पीछे की भूमिका कि हुआ क्यों ऐसा। अब आते हैं कि जब लोकसभा में विधेयक ये पेश किया गया तो इसका कानूनी तरीका क्या हो सकता है इसको पास कराने का? क्या वास्तव में देश में एक साथ चुनाव संभव है? कानूनी तरीका ये है कि इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन का तरीका आपको भी मालूम होगा कि दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से 2/3 बहुमत से वो विधेयक पास होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति उसको मंजूरी दें, तब जाके वो कानून बनता है, तब जाके उसको संविधान संशोधन माना जाता है। इस मामले में ऐसा सरकार के पास आंकड़े नहीं है कि वो इसको इतनी आसानी से पास करा पाए। लोकसभा में कुल मिला के 543 सांसद हैं। जो सत्ताधारी दल हैं भाजपा और उसके समर्थक दल यानी एनडीए राजग, उसके पास हैं 292 सीटें। उनको 2/3 बहुमत के लिए चाहिए 362 सीटें। विपक्षी दल जो हैं उनके पास कुल मिला के 245 के आसपास सीटें हैं। लोकसभा में कुल मिला के 543 सांसद हैं, जिसमें से सत्ताधारी दल जो भाजपा और उसके सहयोगी दल हैं यानी उनका गठबंधन है एनडीए, उसके पास 292 सीटें हैं। 6 सीटें विपक्षी दलों के पास हैं, लेकिन 18 सीटें ऐसे दलों के पास भी हैं जो ना विपक्ष के साथ है ना सरकार के साथ हैं। लेकिन 2/3 बहुमत के लिए कुल 362 सीटों की जरूरत है, जो उन 18 सीटों को मिला के भी सत्ताधारी दल के पास नहीं हो पाती हैं, यानी उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है। ऐसी स्थिति राज्यसभा में भी है। राज्यसभा में कुल सीटें जितनी है 245 के आसपास हैं, उनमें से 112 सत्ताधारी दल या उसके समर्थक दलों के साथ हैं के पास हैं, और 6 जो मनोनीत होते हैं सांसद उनका समर्थन भी इनको है, यानी 118 सीटें इनकी कुल बनती हैं। लेकिन यहाँ 2/3 मतलब 164 सीटें, तो 164 का आंकड़ा यहाँ भी नहीं पहुंच पा रहा है। जब सरकार को पता है कि पास नहीं करवाया जा सकता ये विधेयक, तो वो लेके ही क्यों है? इसके जवाब कोविंद समिति की रिपोर्ट में है।
उन्होंने जिस तरह के सुझाव दिए हैं वो एक सामान्य संविधान संशोधन से अलग है। इसीलिए सरकार ने बहुत आसानी से विपक्ष के कहते ही इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को सौंप दिया है। उसके लिए समिति भी गठित कर दी है लोकसभा अध्यक्ष ने, जिसमें कुल 21 सांसद होंगे, 10 भाजपा के होंगे, प्रियंका गांधी होंगी कांग्रेस से, बाकी और भी दलों के मिलाकर के कुल 21 सांसद होंगे। वो अब इस पे चर्चा करेगी, बैठकें करेगी, आपत्तियां राय मांगेगी, उसके बाद अगले सत्र यानी बजट सत्र में इस पे चर्चा होगी और हो सकता है इसको पास न करने का निर्णय उसमें हो। लेकिन जो कोविंद समिति ने सुझाव दिए हैं वो थोड़े से हटके हैं। कैसे हटके हैं कि उन्होंने कहा है कि संविधान का जो अनुच्छेद 82 है 82 वो उसमें कुछ बदलाव कर दिए जाएं। उस बदलाव के बाद ही एक साथ चुनाव संभव हो पाएंगे। पहले समझ लें कि अनुच्छेद 82 क्या कहता है। अनुच्छेद 82 कहता है कि जब भी जनगणना हो उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभाओं की सीटें घटाने बढ़ाने का निर्णय उस जनसंख्या के आधार पे लिया जाए। ये अधिकार अनुच्छेद 82 देता है। इसी तरह से जो परिसीमन करवाया जाता है, डिलिमिटेशन जिसको कह सकते हैं आप, वो भी उसी प्रावधान में आता है जो अनुच्छेद 82 के तहत आता है। कोविंद समिति ने कहा है कि उसमें एक अनुच्छेद 82A जोड़ दिया जाए। 82A क्या करेगा कि राष्ट्रपति को एक अधिकार दे देगा कि वो किसी भी लोकसभा के गठन के बाद पहली बैठक के दिन एक अधिसूचना जारी कर दें और कह दें कि इस लोकसभा के कार्यकाल पूरा होते ही अगली बार जब भी चुनाव होंगे तब दोनों सभी राज्यसभाओं के, सभी विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। वो कानून बन जाएगा। उसके बाद वो अधिसूचना जारी होती है। अब 2024 में चुनाव हुए थे तो 2024 की लोकसभा की पहली बैठक तो हो चुकी है, यानी इस बार तो अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यदि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है तो 2029 की लोकसभा की पहली बैठक जो होगी उस समय राष्ट्रपति इस तरह की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। यानी यदि ये कानून बनता है तो 2034 से इसके लागू होने की संभावना हो सकती है। अब पहला सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है कि इतिहास में भी तो एक बार शुरू हुए थे, अतीत में भी तो एक बार शुरू हुए थे कि एक साथ ही चुनाव होंगे। जब 1952 में पहला चुनाव हुआ, 1957 में दूसरा हुआ, 62 में तीसरा हुआ, 67 में चौथा हुआ, 67 में, तो वो सारे लगभग राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ राज्य नए बने, कुछ राज्यों की सरकारें जल्दी गिर गई, कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि लोकसभा पूरी नहीं चल पाई या उसका विलय कर दिया गया, समय से पहले भंग कर दिया गया उसको। तो इस कारण से धीरे धीरे वो जो एक परंपरा शुरू हुई थी एक चुनाव की, वो पटरी से उतर गई। तो क्या अब ऐसा नहीं होगा? कोविंद समिति ने इसका भी एक उपाय सुझाया है। उन्होंने कहा है कि मान लीजिए 1 अप्रैल 2034 को चुनाव होता है और वो एक साथ होता है सभी राज्यों में, लोकसभा में। उसके बाद यदि किसी राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग होती है तो उसके बाद जो सरकार बनेगी, इलेक्शन तो बीच में होंगे उसके, लेकिन उसके बाद जो सरकार बनेगी वो केवल शेष कार्यकाल के लिए होगी। शेष कार्यकाल मतलब यदि 2 साल पहली सरकार चल चुकी है तो अगली सरकार 3 साल के लिए ही बनेगी। यानी अगली बार जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उस राज्य में दोबारा से नई सरकार चुनी जाएगी। ये तो हुआ राज्यों का सिस्टम। अब यदि लोकसभा समय से पहले भंग होगी तब क्या करेंगे? तो लोकसभा के लिए भी यही प्रावधान किया गया है कि उसका कार्यकाल भी शेष अवधि के लिए होगा। शेष अवधि से मतलब क्या है कि यदि एक सरकार लोकसभा में जो चुन के आई थी वो 2 साल पूरा कर चुकी है तो अगली सरकार जो चुनी जाएगी बीच में चुनाव होके वो 3 साल के लिए चुनी जाएगी, 5 साल के लिए नहीं। उसके बाद जब कार्यकाल पूरा होना था ओरिजिनल विधान लोकसभा का, उसके साथ ही विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। ये दोनों समाधान इसमें सुझाए गए हैं। इसमें एक चीज और जोड़ दी गई है कि पहले सिर्फ ये होता था कि
लोकसभा के और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों। कोविंद समिति ने कहा है कि इनके ही नहीं, ग्राम पंचायतों के और स्थानीय नगर पालिकाओं के चुनाव भी उनके साथ ही कर देने चाहिए। जैसे ही वो चुनाव खत्म हो विधानसभा लोकसभा के, उसके 100 दिन के भीतर इनके भी चुनाव कर दिए जाए। क्यों? ताकि सारी जितनी भी ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, ये एक साथ 5 साल के लिए काम कर पाए बिना रुकावट के। प्रावधान तो अच्छे हैं, लेकिन सरकार के पास अभी बहुमत, जितना बहुमत उसे चाहिए उतना है नहीं, और विपक्षी दल इस मूड में है नहीं कि वो सरकार का साथ देंगे। फिलहाल तो कम ऐसा ही लग रहा है। क्या सरकार पास करा पाएगी? बजट सत्र में पता लग जाएगा। आसान नहीं होगा, लेकिन अब तक जो इतिहास रहा है मोदी सरकार का कि वो यदि कोई प्रस्ताव बिल लेके आती है तो उसको पास करा लेती है। अब इस पे कैसे जोड़ तोड़ करेंगे तो देखने वाली चीज होगी। तब तक देखते रहिए सन्मान। धन्यवाद।